गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है इंटरमीडिएट क्लास के लिए वीडियो बनाने वाले हैं। कुछ ऑनलाइन क्लासें करा दी गई थी और उन ऑनलाइन क्लासों में आपको 2 चैप्टर पढ़ाए गए थे। एक पढ़ाया गया था नाइट्रोजन फैमिली और दूसरा जो है हैलोजन फैमिली में पढ़ाया था। नाइट्रोजन फैमिली का कुछ पार्ट बच गया है और उसको आज वीडियो के माध्यम से पूरा करेंगे। इंटरमीडिएट के बच्चे जो भी ये चैप्टर पढ़ाया जाए वो अपने नोट्स को तैयार रखें, क्योंकि जल्द ही कॉलेज खुलने वाले हैं और उसी स्थिति में पढ़ाई कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो आज जो है नाइट्रोजन फैमिली के बारे में चर्चा करेंगे और इस नाइट्रोजन फैमिली में बात करते हैं कौन कौन से तत्व आते हैं। नाइट्रोजन फैमिली के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास कर रहे थे उन्हें पता होगा शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, और इसी टाइटल से इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कौन कौन से फैमिली मेम्बर्स हैं इनके नाइट्रोजन के और क्या क्या क्वालिटीज़ हैं इनके बीच विषय में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आपको बताया कौन सा शॉर्ट ट्रिक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब, और इसको लिख लीजिए बेईमान। इस टाइटल से पूरी फैमिली के मेंबर्स के नाम हम लोग पढ़ सकते हैं। तो N फॉर नेपाल होता है, P फॉर पाकिस्तान होता है, AS फॉर ऑस्ट्रेलिया होता है, SP फॉर क्या होता है सब हो गया, और BI को क्या बोलते हैं, बिस्मत बोलते हैं, और बिस्मत मतलब बेईमान। तो इस टाइटल से आपको पूरा जो है नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स को याद करने में आसानी होगी। N फॉर नेपाल यानी नाइट्रोजन हो गया, P फॉर पाकिस्तान यानी फास्फोरस हो गया, AS फॉर आर्सेनिक ऑस्ट्रेलिया एंड एंटीमनी मतलब SB सब हो गया, BI बिस्मत क्या हुआ, बेईमान हो गया। अब इसके परमाणु क्रमांक पर चर्चा कर लेते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है, यदि आपको पहला परमाणु क्रमांक मालूम है तो सभी परमाणु क्रमांक उस फैमिली के तत्वों को अपने आप से बना सकते हो। इसके लिए बहुत ही छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, 2, 8, 8, 18, 18 और 32। अगर इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी फैमिली के मेंबर्स में यदि पहले मेंबर का परमाणु क्रमांक आपको मालूम है तो उस परिवार के सभी तत्वों के जो है परमाणु क्रमांकों को आप स्वयं अपने आप क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है ना। जैसे नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है, और 7 होता है, 7 में क्या जोड़ दोगे, 7 किसके बीच में आएगा, 2 और 8 के बीच में आएगा 7, 2 और 8 के बीच में आएगा बेटा 7। अब 7 में क्या जोड़ दोगे, नेक्स्ट 8 जोड़ोगे, तो 7 और 8 जोड़ने पर कितना होता है, 15, यानी फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। देन 15 में 18 प्लस करेंगे तो आपका आता है 33, और 33 में देन 18 प्लस करेंगे तो आपका होता है 51, और 51 में फिर 32 प्लस करोगे होता है 83। और इसके आगे भी हो अगर कोई तत्व तब भी UUP है तो उसको खास नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उसकी कुछ क्वालिटीज़ आपके उसमें खास नहीं दी गई हैं, इसलिए उसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है ना। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, इसके परमाणु क्रमांक को कैसे डिज़ाइन किया एक बार फिर से समझ लीजिए। पहले क्या करना है, रेंज देखनी है कि पहला वाला जो परमाणु क्रमांक है वो किस रेंज में आ रहा है। तो मेरे बच्चे वो रेंज में आ रहा है, चूँकि परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है, और 7 किस रेंज में आएगा, 7 आता है जो है किस रेंज में आएगा, बोलो बेटा, 7 आता है
2 और 8 के बीच में आएगा। अगर 2 और 8 के बीच में 7 आता है तो 8 से अगला वाला जो जोड़ेंगे वो 8 जोड़ेंगे, तो 7 में 8 प्लस करोगे 15 होता है, और 15 में फिर 18 प्लस करोगे कितना होगा 33 होगा, और 33 में फिर 18 प्लस करोगे 51 होगा, और 51 में फिर 32 प्लस करोगे तो आपका होता है 83। ये सभी परिवार के लिए, जो भी परिवार पढ़ेंगे आप लोग, सभी के लिए बनाने का सबसे आसान तरीका है। यदि पहले परिवार के मेंबर का परमाणु क्रमांक आपको पता है तो अन्य परिवार के मेंबर्स के परमाणु क्रमांकों को आप डिज़ाइन कर सकते हो। फिर आती है नेक्स्ट तरीका, फर्स्ट ईयर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा आबाऊ प्रिंसिपल। आबाऊ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है तत्वों को निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर वाले जो है ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों को फिल कर रहे थे, और फिल करने का वो स्टाइल बहुत लेंदी कह सकते हैं, बहुत लेंदी है। अगर हम लोग 83 का करना चाहें तो इतना लेंदी है कि समय जो है एग्ज़ाम के अनुसार आपके पास नहीं बचेगा। इसलिए बहुत ही इसका शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, जो अक्रिय गैसें होती हैं, जो नोबेल गैसें होती हैं, नोबेल गैसों के परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो फुलफिल होते हैं, इसलिए उनको शून्य वर्ग में रखा गया है। और शून्य वर्ग में रखा गया है इसका तात्पर्य होता है कि जितने भी उनके कोष हैं पूर्णतः भरे हुए हैं। यदि हम उनकी मदद ले लें, अक्रिय गैसों की मदद ले लें, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना बहुत ही आसान होता है। इसको देखेंगे नेक्स्ट उसमें कैसे क्या करेंगे। जैसे इसके लिए होता है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान और रेडान। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान और रेडान, ये भी आपके इंटरमीडिएट कोर्स में है। इस चैप्टर के बाद अगला टारगेट हमारा यही होगा। तो इसका हम करते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक हीलियम आप लोग पढ़े होंगे, इसका परमाणु क्रमांक होता है हीलियम का 2, और तो 2 7 में से 2 माइनस करो कितने बचते हैं 5। अब 5 बचेंगे तो उसके आगे 1s2 ये हो गया, फिर 2s2 और 2p3। यानी अगर कहें इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चे होता है, देखें इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ns2np3। इसलिए इसको किस वर्ग में रखा गया, देखो 7वें समूह में रखा गया। कौन से, 7th में रखा गया नाइट्रोजन को, क्योंकि अगर इसको देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोष में आएंगे। अब इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ns2np5 np3। इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे तो नाइट्रोजन कितना हुआ है, हीलियम 2 ले लेता है, 5 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 5 को भरेंगे 2s2 2p3 के रूप में। अब फिर बात करते हैं अगले फास्फोरस, जिसका परमाणु क्रमांक 15 है, और इसका कंपेयर करते हैं हीलियम के बाद आता है नियान। तो नियान आएगा, नियान से तुलना करेंगे तो नियान 10 होता है, 15 में से 10 को घटा लेंगे, जो घटाने के बाद बचता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से पहला 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरीके से 1 बाई 1 बढ़ता रहेगा। और ये तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का। आप इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को डिज़ाइन कीजिए ताकि कम समय में अच्छा पेपर आप लोग कर सकें, स्कोरिंग अच्छी हो। ठीक है, पहला तो ये तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का। फिर इसके बाद करते हैं इसके अन्य प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगली प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2np3 होता है। तो ऊपर से नीचे तक बढ़ाते रहेंगे, 1 स्टेप बढ़ेंगे। अर्थात पहला नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में 2s 2p पे जाएंगे। देन फास्फोरस है तो 2 के बाद क्या आएगा, 3 नंबर आएगा तो 3 पे चले जाएंगे। इस तरीके से जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर्स को बढ़ाते रहेंगे, और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण हम लोग कर सकते हैं आसान तरीके से। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं इसके अन्य जो है गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, इसकी और कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करेंगे तो अगली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट, यानी भौतिक अवस्था
कि भौतिक अवस्था इसकी कैसी है, तो फिजिकल स्टेट के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो आपके सामने बना हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। समय को बचाने के लिए ऐसा किया गया कि आपको टाइम से कम समय में अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, यहाँ देखिए, नाइट्रोजन सदैव गैस के रूप में पाया जाता है, जबकि फास्फोरस वैक्स लाइक यानी मोमी अवस्था में पाया जाता है, एज लाइक मोम की तरह होता है। अदर जो भी होते हैं वो सभी ठोस अवस्था में होते हैं। जो एंटीमनी होता है, अब बात करते हैं, ये स्टेट हो गए। अब मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉयड, इन तीनों फॉर्म में कैसे कौन पाया जाएगा इसके बारे में जानिए। मेटल्स क्या होते हैं, आपने लास्ट क्लासों में पढ़ा होगा। मेटल आर दोज सब्सटेंस विच डिनोट वन आर मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम इज नोन एज मेटल, यानी ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, सारे मेटल कहलाते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, अधातुएं क्या होती हैं? अधातुएं जस्ट अपोजिट होती हैं, वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करती हैं, यानी दोज एटम्स आर मॉलिक्यूल विच एक्सेप्ट वन आर मोर देन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज नॉन मेटल्स। देन नेक्स्ट बात करते हैं मेटलॉयड यानी उपधातु। यानी उपधातु क्या होते हैं, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, वे सभी मेटलॉयड कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों किस स्टेट में पाए जाते हैं? ये बेटा पाए जाते हैं नॉन मेटल स्टेट में। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अलावा जो Sb यानी एंटीमनी होता है, वो एंटीमनी पाया जाता है मेटलॉयड कंडीशन में, अर्थात उपधातु की स्थिति में पाया जाता है। यानी एंटीमनी एक प्रकार का उपधातु है, नाइट्रोजन फास्फोरस एक प्रकार का ये उपधातु है, नाइट्रोजन फास्फोरस क्या है, उपधातु। इसके अलावा क्या होंगे, सभी धातुएं होंगी, और Sb क्या है, उपधातु, ये अधातु हो गई। ठीक है, तो इस स्टेट में पाया जाता है, फिजिकल स्टेट इसकी है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स पे, जैसे कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, पहले बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानें। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ हो जाए, वह ताप उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अर्थात वह ताप जिस पर कोई द्रव कैसा हो जाए, द्रव उबलना प्रारंभ हो जाए, तो वो स्थिति कहलाती है इसकी बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्ट माने पिघलना होता है, यानी वह ताप जब कोई ठोस पिघलना प्रारंभ हो जाता है, यानी वो गलन स्थिति में आ जाता है, तो उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बात करते हैं कौन किस पॉइंट में रहेगा, तो बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है माइनस में 210 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेल्टिंग पॉइंट होता है माइनस में 196 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 44 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मेल्टिंग पॉइंट 287 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आर्सेनिक की बात करें तो 817 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, 616 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। Sb की बात करें तो Sb का बॉइलिंग पॉइंट होता है 630 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मेल्टिंग पॉइंट 1587 यानी 1587 डिग्री सेंटीग्रेड। देन बिस्मथ का बॉइलिंग पॉइंट होता है 271 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है 1564 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कुछ तथ्य है इसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के विषय में। अब बात करते हैं इसके अन्य प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ये सभी आपको नोट्स में बनाने हैं और पेपर में पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में नाइट्रोजन परिवार की स्थिति की विवेचना कीजिए तथा उनके गुणों की व्याख्या कीजिए। तब आपको यही सब लिखना है। एक क्वेश्चन उससे बनता है, चाहे नाइट्रोजन से पूछा जाए या हैलोजन से पूछा जाए या ऑक्सीजन से पूछा जाए,
ठीक है ना, इनसे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अदर प्रॉपर्टीज़ पे बात करें तो अदर प्रॉपर्टीज़ पे पहला है डेंसिटी, यानी घनत्व के बारे में बात करते हैं। तो डेंसिटी का जो मापन होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में होता है। कैसा होता है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में होता है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की डेंसिटी होती है बेटा 0.809, देन फास्फोरस की डेंसिटी होती है 1.823, आर्सेनिक 5.77, एंटीमनी 6.68, बिस्मथ 9.80। नेक्स्ट बात करते हैं परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं क्या है ये। तो परमाणु त्रिज्या का कॉन्सेप्ट क्या है, ज़रा यहाँ से देखें। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या क्या होती, त्रिज्या के बारे में जानें तो एक कोई गोला है, सर्किल है, और कहा जाए इसकी त्रिज्या बताइए तो आप सीधे आपका आंसर होगा केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। और दोनों परिधि को मिलाने पर इसका होता है व्यास। तो बात कर रहे हैं परमाणु त्रिज्या के बारे में। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है समझें। परमाणु त्रिज्या का अर्थ होता है जब दो परमाणु हैं, एक परमाणु ये और एक परमाणु ये, दो परमाणु हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन मिलकर के N2 बना रहे हैं। तो दो परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी ये होती है और इसका आधा भाग ये कहलाता है परमाणु त्रिज्या। क्या कहलाता है? परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या यही होता है कि इस दो परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा भाग परमाणु त्रिज्या कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा होगा, ठीक है ना, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, शायद नहीं पढ़ा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, हम बताते चलें आपको कुछ भी ना आए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हर एक पॉइंट्स का हम क्लियर करते चल रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी पढ़ते वक्त समझते वक्त ना हो। कॉन्सेप्ट समझ आया परमाणु त्रिज्या। इसी प्रकार आयनिक त्रिज्या की बात करें तो दो आयनों के बीच की दूरी का आधा भाग आयनिक त्रिज्या कहलाता है, जिस प्रकार परमाणु त्रिज्या के बारे में आपने स्टडी किया। अब अगली बात करते हैं परमाणु त्रिज्या, और इसको मापते किसके द्वारा हैं? इसको एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। तो नाइट्रोजन का परमाणु त्रिज्या जो होता है वो 0.74, फास्फोरस 1.10, आर्सेनिक 1.21, Sb 1.41 एंड बिस्मथ 1.52 होता है एंगस्ट्रॉम में। अगला बात करते हैं आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या होता है? आयनन ऊर्जा क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को जरा देखें। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन को, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है, जितनी ऊर्जा लगती है, वही कहलाता है कौन सा? आयनन ऊर्जा। और इसको मापते हैं किलो कैलोरी प्रति मोल में मापा जाता है। अगर नाइट्रोजन की बात करें बच्चे तो नाइट्रोजन का जो आयनन ऊर्जा है, यानी नाइट्रोजन से के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने में 336 किलो कैलोरी प्रति मोल एनर्जी की ज़रूरत होगी। सेकंड है फास्फोरस में 253.9 डिग्री सेंटीग्रेड किलो कैलोरी प्रति मोल 231। आर्सेनिक का है, एंटीमनी का 199.1 है और बिस्मथ का 184.9 किलो कैलोरी प्रति मोल एनर्जी इसकी आयनन ऊर्जा है। बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? इसमें वर्ग से ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान सदैव क्या होता है? कम होता रहता है। क्या होता रहता है? कम होता रहता है। जैसे विद्युत ऋणात्मकता में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता 3 होती है, फास्फोरस की 2.1, आर्सेनिक 2, Sb यानी एंटीमनी 1.9 और बिस्मथ का 1.8
जो है विद्युत ऋणात्मकता होती है। ये सारे पॉइंट्स आप अपने नोट्स में बनाते रहेंगे और अलग अलग लिखेंगे। फिर बात करते हैं इसके खास लक्षण के बारे में, और वो है अपरूपता। क्या है बेटा? अपरूपता। तो अपरूपता क्या होती है जरा जानिए। सीधी भाषा में कहें तो अपरूपता का मतलब होता है बहुरूपिया। क्या होता है? बहुरूपिया, यानी एक व्यक्ति के रूप, रंग, सज्जा इत्यादि में परिवर्तन किया जाए और वह अनेक रूपों में आपको एक ही बंदा दिखाई दे, तो वह कंडीशन कहलाती है अपरूपता। फिर से समझें इस बात को। अपरूपता का शाब्दिक अर्थ होता है, अपरूपता का मतलब होता है एलोट्रॉपी, और एलोट्रॉपी मीन्स होता है कि जब एक कोई बंदा है और वह अपने रूपों को बदल बदल करके आपके सामने आए, यानी बंदा एक परंतु वह कई रूपों में पाया जाता है, तो वही कहलाता है अपरूपता, एलोट्रॉपी। शायद बात क्लियर होगी। तो अब अगला टॉपिक जो है वो अपरूपता के बारे में बात करते हैं। तो अपरूपता में जो बिस्मथ होता है उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी अपरूपक तत्व नहीं पाए जाते हैं। बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं तो नाइट्रोजन के दो अपरूपक तत्व होते हैं। एक होता है अल्फा नाइट्रोजन और दूसरा होता है बीटा नाइट्रोजन। बीटा नाइट्रोजन। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, इनका शेप हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है? हेक्सागोनल शेप में होते हैं, और ये सभी टेट्राड स्थिति में होते हैं। टेट्राड स्थिति में होते हैं, और टेट्राड स्थिति का मतलब होता है चतुष्फलकी। बात करते हैं फास्फोरस। तो फास्फोरस की तो बात ही ना कहें, तो क्योंकि फास्फोरस इतने रूपों में पाया जाता है, बहुत ढेर सारे रूप। वो कलर के फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कह लें पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस। इन कुछ विशेष रूपों में पाया जाता है फास्फोरस। तो फास्फोरस के खूब ढेर सारे अपरूपक तत्व होते हैं। बात करते हैं आर्सेनिक की। तो आर्सेनिक 3 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से रूप हो गए? पहला होता है स्लेटी, दूसरा होता है पीला, तीसरा भाग होता है काला। वो समझ पा रहे हैं? यानी आर्सेनिक 3 रूपों में पाया जाता है। पहला स्लेटी, दूसरा पीला और तीसरा काला। ये 3 रूपों में पाया जाता है। अर्थात कि इस परिवार में अपरूपता की बहुतायत होती है, यानी बहुत ढेर सारे अपरूपक तत्व पाए जाते हैं। और आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक पाया जाता है धात्विक रूप में, पीली अवस्था में पाया जाता है, और विस्फोटक जो है एंटीमनी के रूप में पाया जाता है। यानी एंटीमनी के कितने अपरूपक हो गए? 3 हो गए, धात्विक, पीला और विस्फोटक। फिर बात करते हैं, एक सबसे विशेष क्वेश्चन इस पे बनता है, वो ज़रा सभी लोग वाच कर लीजिए। ये प्रॉपर्टी हैं कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर गुणों की व्याख्या के टर्म में हमने इसके बारे में चर्चा किया। अब बात करते हैं इसके विशेष तथ्य पर। और विशेष तथ्य क्या है? एक क्वेश्चन कर रहे हैं और उस पर थोड़ा विचार कीजिए। क्वेश्चन ये है, NCl3 बनता है, NCl3 बनता है, परंतु NCl5 नहीं बनता है, जबकि PCl3 व PCl5 दोनों बनते हैं। और दोनों बनते हैं, क्वेश्चन हमारा ये है
और इसी प्रॉपर्टी पर ही बात कर रहे हैं, संयोजकता के बेस पर हम बात करेंगे। यानी ये जो पॉइंट बता रहे हैं ये संयोजकता के आधार पर पॉइंट को डिक्लेयर कर रहे हैं कि संयोजकता क्या होती है। एक्चुअल में इस परिवार के तत्वों की संयोजकता वेरी होती है, यानी वेरी का मतलब होता है चेंजेबल होती है, अर्थात परिवर्तित अवस्था में पाई जाती है। बात करते हैं नाइट्रोजन की, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। NCl3 बनता है परंतु NCl5 नहीं बनता है, जबकि PCl3 व PCl5 दोनों बनते हैं और ये दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन ये है, बहुत बार क्वेश्चन आया है बोर्ड में। देखो, नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए तो 1s2 2s2 2p3 होता है, ठीक है। फास्फोरस का कीजिए 15 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, गिन लीजिए 10 2 12 3 15 हो गए। और 3p के बाद होता है कौन सा? 3d, और जो कैसा होता है? खाली। 2p के बाद में क्या 2d आता है? तो आपका आंसर होगा ये बिल्कुल नहीं आता है। आप बाउ प्रिंसिपल का ये पालन नहीं करता है। तो यही आंसर है कि अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर चुके हैं तो देखिए यहाँ पर 2 वैकेंट है, यानी 2 का खाली है, इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। देखिए 2s 2p ये नाइट्रोजन का बना रहे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। बोलो आ रहा, किसका बना रहे हैं? नाइट्रोजन का। अब इस स्थिति में देखिए क्या यहाँ पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल पाया ही नहीं जाता है 2 का, तो केवल 3 Cl मॉलिक्यूल आएंगे और इसके साथ बॉन्डिंग करेंगे और ये NCl3 बना लेगा। NCl3 बनाएगा, NCl5 क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि ये स्थिति इसकी ग्राउंड स्टेट होती है। कौन सी स्टेट होती है? ग्राउंड स्टेट होती है। और अगर खाली कोश होता तो ये जंप करता है इलेक्ट्रॉन और खाली कोश में चला जाता। इस प्रकार 5 इसकी संयोजकता हो जाती, 1 2 3 4 और ये जंप करता 5। अब स्थिति फास्फोरस की कर लेते हैं। फास्फोरस के पास कुछ ऐसी स्थिति है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? 2, यहाँ पर कितने? 3 और ये खाली है, यानी ये 2s 3s ये 3p और ये 3d। मतलब कहने का मतलब होता है कि इसमें 2p तक ही होता है, 2d नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता है, एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। बट फास्फोरस के कंडीशन की बात करें तो एक खाली वैकेंट ऑर्बिटल मिल रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा और ये स्थिति कहलाती है इसकी एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्थिति? एक्साइटेड स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जंप करेगा और जंप करेगा तो उस स्थिति में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो अब इसके पास खाली उपकोष कितने हैं जिसमें सिंगल है? 1 2 3 4 और 5। इस तरीके से 5 Cl आएंगे और मिलेंगे और मिलने के बाद क्या बनाएंगे? बोलो, बनाएंगे PCl5 और यहाँ से मिल जाएंगे ग्राउंड स्थिति में। तो ग्राउंड स्टेट में ये 3 जो है संयोग करेंगे और संयोग करने के बाद ये बनाएंगे PCl3, यानी ग्राउंड स्टेट में PCl3 देता है बट एक्साइटेड स्टेट में PCl5 बनाता है। तो ये इसका आंसर है। अर्थात अब संयोजकता पर चर्चा कर लेते हैं। संयोजकता कितनी होती है? नाइट्रोजन परिवार की जो संयोजकता होती है वो होती है 3 और 5। संयोजकता कितनी होती है? 3 और 5। अर्थात केवल नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, इसके अलावा अन्य जो तत्व होते हैं इनकी संयोजकता 3 और 5 दोनों प्रकार से संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रकार ये ख़त्म होता है। और अब बात करेंगे अगले टॉपिक के विषय में।
अगला टॉपिक जो बोर्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है अमोनिया। कौन सी है? अमोनिया। तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे अमोनिया। फर्स्ट वीडियो में अमोनिया के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन इत्यादि पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अमोनिया की खोज, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3, और इसकी खोज 1774 ईस्वी में किसने किया? प्रिस्टले साहब ने किया। किसने किया? प्रिस्टले साहब ने सर्वप्रथम अमोनिया के बारे में खोजा। उन्होंने क्या किया? नौसादर और चूने के मिश्रण की क्रिया कराई तो एक विशेष प्रकार के जो है गैस को प्राप्त किया और इसका नाम इन्होंने रखा क्षारीय वायु। क्या नाम रखा प्रिस्टले साहब ने? क्षारीय वायु। क्या प्रयोग किया? नौसादर पर चूने की अभिक्रिया कराई। ठीक है, क्षारीय वायु के नाम से इन्होंने जाना। फिर बाद में आते हैं बर्थोले साहब। इन्होंने 1784 में इन्होंने कहा जो अमोनिया होती है वो नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के संयोग से प्राप्त होती है, अर्थात इनके संगठन का अध्ययन किया। फिर आए डेवी साहब, और डेवी साहब ने 1800 में, कब? 1800 में डेवी साहब ने क्या किया? डेवी साहब ने इसका फार्मूला NH3 दिया। ये जो है अमोनिया का इतिहास है। फिर से एक बार समरी कर लीजिए। 1774 प्रिस्टले ने नौसादर की चूने के साथ अभिक्रिया कराई तो एक विशेष प्रकार की गैस को प्राप्त किया और इस गैस का नाम रख दिया क्षारीय वायु। फिर आता है बात 1784। तो 1784 ईस्वी में अगले आए वैज्ञानिक जिनका नाम था बर्थोले। कौन आया? बर्थोले साहब आए, और बर्थोले साहब ने कहा कि जो अमोनिया है वो जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के संयोग से बन रही है, पर इसका फार्मूला नहीं बता पाए, अर्थात उनका रेशियो कंपोनेंट्स क्या है वो नहीं क्लियर कर पाए। फिर आती है बात अगली 1800 में। तो 1800 में डेवी साहब आए और उन्होंने कहा कि जो विशेष प्रकार की क्षारीय वायु है इसका जो सूत्र होता है वो NH3 होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में चलिए भाई आगे चर्चा कर लेते हैं। नाइट्रोजन के निर्माण के बारे में बात कर रहे थे, तो ये आपके सामने फिगर है नाइट्रोजन के निर्माण में। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन फैमिली में अमोनिया के फॉर्मेशन पर चर्चा कर रहे थे। तो उसमें क्या बताया था कि अमोनियम क्लोराइड की चूने के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड की चूने के साथ अभिक्रिया कराने पर अमोनिया गैस मुक्त होती है। और ये इसकी लेबोरेटरी मेथड है। लेबोरेटरी मेथड में ये बताया गया कि एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया गया और इस गोल पेंदी के फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड तथा चूने का मिश्रण भरा हुआ है। फिर इसके बाद में एक समकोणीय नली के द्वारा इसे कैल्शियम ऑक्साइड से भरे पात्र से गुजारते हैं तथा दूसरी समकोण नली के द्वारा गैस जार से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? गैस जार से। यहाँ स्टैंड होगी, बना लीजिए, स्टैंड होती है, ठीक है ना। स्टैंड के सहारे गैस जार को जोड़ देते हैं। जिस तरीके से है उसी तरीके से उपकरण को सुव्यवस्थित कर लेते हैं। बर्नर की सहायता से अमोनियम क्लोराइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया के दौरान बनाते हैं अमोनिया गैस और कैल्शियम क्लोराइड बनाते हैं। मतलब ये यहाँ से CaCl2 निकल गया और CaCl2 निकलने के बाद यहाँ 2 मालिक्यूल अमोनिया के निकल गए, तो 2 हाइड्रोजन के मालिक्यूल ये बचे, 2 हाइड्रोजन के ये बचे, 2 2 जा 4 हो गया, 2 ऑक्सीजन बचा। तो इस तरीके से 2 मालिक्यूल वाटर के प्राप्त हो जाते हैं। ये रही अमोनिया के प्रयोगशाला विधि जिसके बारे में आपके सामने जो है जिक्र किया गया। इसके बाद में अगला जो पार्ट होगा वो औद्योगिक निर्माण कैसे होगा अमोनिया का, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।